हमारे पास चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली हमें बताया था कि एटम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है which cannot be visualized by eye is called एटम। फिर मैंने आपको बताया था कि एटम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एटम के जो सब पार्टिकल्स हैं वो आपके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन अ सर्कुलर पाथ विच इज कॉल्ड ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, जबकि आपके पास न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एटॉमिक मास से। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल, दीज आर नोन एज एटॉमिक नंबर, जहाँ आप इसे प्रोटॉन नंबर भी कहते हो। हम लोगों ने आफ्टर दैट ये डिस्कस किया था कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की अकोमोडेशन किस तरह से की जाती है या इलेक्ट्रॉन को किस तरह से अकोमोडेट किया जाता है। उसके लिए मैंने बताया था कि आपके पास जो जनरल फार्मूला होता है वो 2n स्क्वायर होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल, उस शेल का जो है वो कितना कौन सा नंबर है। फिर मैंने बताया था कि हर शेल में जितने नंबर ऑफ शेल होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसके सब सेल्स। अगर वो फर्स्ट शेल है तो उसके अंदर एक ही सब शेल होगा जो कि एस के नाम से पहचाना जाता है। अगर शेल नंबर 2 है तो सब शेल कितने होंगे, 2 होंगे। अगर शेल नंबर 3 है तो सब शेल भी 3 ही होंगे। यानी कि जितने नंबर ऑफ शेल होंगे, नंबर ऑफ शेल इन एन एटम रिप्रेजेंट्स सब शेल्स। अब इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी कि टू नो द अरेंजमेंट ऑफ एटम, टू नो द सब पार्टिकल्स ऑफ एटम, के एटम में जो सब पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरह से हुई हो सकती है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अरेंजमेंट को जांचने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। वो एक्सपेरिमेंट उन्हीं साइंटिस्ट के नाम से मशहूर थे जो थ्योरीज रिप्रेजेंट की थी। सबसे पहले जो थ्योरी थी वो रदरफोर्ड ने पेश की थी और उसने कब पेश की थी, 1911 में पेश की थी। उसने क्या कहा था, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने कहा था कि उसने एक थिन गोल्ड फॉइल ली थी। वो थिन गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो 0.04 सेंटीमीटर थी। 0.04 सेंटीमीटर थी, ठीक है। उसने क्या किया था, इस थिन गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डमेंट की थी इससे अल्फा पार्टिकल्स से। वो अल्फा पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट किए थे कहाँ से, प्लूटोनियम से। और ये क्या थे, ये जो ए पार्टिकल थे वो डबली पॉजिटिवली चार्ज ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई थे। अब उसने क्या किया था कि जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, बम्बार्डमेंट की थी उस थिन गोल्ड
जब उसने मुख्तलिफ किस्म की सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट की थी और उन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से उसको यही रिजल्ट्स मिले थे। उसने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए थे। वो कंक्लूजन क्या थे कि जो मेजॉरिटी ऑफ वेव पार्टिकल्स थे फॉयल में से पास कर रहे थे इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि ये शो कर रहा था कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस थी ऑक्युपाइड बाय एन एटम मस्ट बी एम्प्टी। दूसरा क्या था कि जो डिफ्लेक्शन थी फ्यू पार्टिकल्स की ग्रेटर देन 90 एंगल शो दैट कि ये जो पार्टिकल्स थे डिफ्लेक्ट क्यों कर रहे थे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज A atoms and the positively charged part of atom A। और तीसरा क्या था कि जो मैसिव A particles थे वो not reflected by electrons, कि वो इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट नहीं होते थे। इसके बाद आपके पास उसने मॉडल भी पेश किया था। वो मॉडल क्या था? उसने जो मॉडल रिप्रेजेंट किया था वो प्लेनेटरी मॉडल था, जो कि रिप्रेजेंट प्लेनेटरी मॉडल था, जो कि प्लेनेटरी मॉडल था जो कि सोलर सिस्टम से रिसेंबल कर रहा था, सोलर सिस्टम से रिसेंबल कर रहा था। और उसमें आपके पास था कि जो उसने मॉडल किया था उसने क्या सबसे पहला पॉइंट क्या दिया था कि जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। और उसने क्या कहा था कि जो एटम होता है कि एटम का जो मास होता है वो एक स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज रीजन में कंसंट्रेट कर रहता है। और उसने उस रीजन का नाम क्या दिया था, न्यूक्लियस कहा था। दूसरा जो था तीसरा पॉइंट, पॉजिटिवली चार्ज रीजन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कल, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कल में रिवॉल्व कर रहते हैं और इन सर्कल्स को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। और ये जो रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है जिस फोर्स की वजह से होती है दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो जिसकी वजह से वो क्या है उस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ये थे जी हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि एक्सपेरिमेंट क्या था, उस एक्सपेरिमेंट से कौन कौन से कंक्लूजन ड्रॉ किए गए थे, फिर आफ्टर दैट कौन सा मॉडल उसने रिप्रेजेंट किया था। ये देखने के बाद उसके एक्सपेरिमेंट में से कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स निकले थे या उस एक्सपेरिमेंट मॉडल में कोई ना कोई ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट्स क्या थे? पहला डिफेक्ट वो क्या कह रहा था कि जो क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बीइंग चार्ज पार्टिकल है। जब वो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो वो अपने अंदर से क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है। जब वो अपने अंदर से एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इमिट कर रहा है तो क्या होगा, तो जब वो अपने अंदर से एनर्जी इमिट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो वो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो स्मॉलर एंड स्मॉलर until it will fall into the nucleus, इतने स्मॉल होते जा रहे हैं कि एक टाइम आएगा कि वो एटम के न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये क्या कर देगा, कोलैप्स कर जाएगा, टकरा जाएगा। दूसरा क्या था कि वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी इमिट कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर्म होना चाहिए, जबकि वहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बन रहा था वो क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम था। ये जो थे ये दो डिफेक्ट्स थे जो कि देखे गए थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यहाँ पे आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल खत्म होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जो
नेक्स्ट मॉडल पेश किया गया था वो था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोर ने जो अपना मॉडल प्रेजेंट किया था वो कब किया था? 1913 में उसने बोर ने अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया था जो कि कंसिस्टेंट था किससे? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। लेकिन उसने अपने इस मॉडल में जो लाइन स्पेक्ट्रम थी हाइड्रोजन एटम की उसको एक्सप्लेन किया था और जो मेन पोस्टुलेट्स थे उसके क्या थे? सबसे पहला जो पोस्टुलेट था वो ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी, सो ईच ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में वो रिवॉल्व कर रहते हैं एक सर्कुलर पाथ में। वो सर्कुलर पाथ क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है। सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे थे, दैट सर्कुलर पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। क्लियर? अब वो कह रहे हैं कि हर ऑर्बिट की जो होती है, हर ऑर्बिट जो होता है वो क्या कहलाता है? एनर्जी लेवल कहलाता है। एनर्जी लेवल कहलाता है। दोबारा सुने कि बोर ने जो फर्स्ट पोस्टुलेट पेश किया था उसका ये था कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे होते हैं। दैट सर्कुलर पाथ जो होता है वो कॉल्ड ऑर्बिट, और हर ऑर्बिट को क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल कहलाया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस के। यानी कि अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये ऑर्बिट्स है, तो अब वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो किसके? इस न्यूक्लियस के प्रोपोर्शनल होगी। जितना इन इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इस न्यूक्लियस से ज्यादा होता जाएगा, एनर्जी भी क्या हो जाएगी? उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। जितना उसका डिस्टेंस कम होता जाएगा, एनर्जी भी उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है? यानी कि द फर्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज। जितना वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी उतनी एनर्जी होगी, जितना वो न्यूक्लियस से करीब आता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो आपके पास वो क्या है? प्रोपोर्शनल है। जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के। तीसरा पॉइंट वो क्या कह रहे हैं? द इलेक्ट्रॉन revolves only in those orbits for which the angular momentum of the electron is an integral multiple of h over 2 pi, where h is Planck's constant. Its value is 6.626 multiplied by 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। अब वो कह रहा है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है उन वो जो है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी कि h ओवर 2 पाई के इक्वल होता है। और ये जो है h जो है आपके पास क्या है? ये h प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपके पास होती है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये था जी आपके पास आज का जो दूसरे साइंटिस्ट ने अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थ्योरी पेश की थी, या जो अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया था, और वो रदरफोर्ड के डिफेक्ट
करते हुए बोल ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था उसके आज हम लोगों ने 3 पोस्टुलेट्स डिस्कस किए। अगले 2 पोस्टुलेट हम इंशाल्लाह कल करेंगे डिस्कस। आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन टुमारो। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप। द डेट इज 9th of June and day is Tuesday। आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है आपसे? गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 and 5/9। गिव ए रैशनल नंबर between 3/4 and 5/9। आपको दो नंबर्स दिए हुए और दोनों नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में। इन दो नंबर्स के मिड में जो नंबर लाई कर रहा है उसको आपने फाइंड आउट करना है। जब भी आपको 2 नंबर्स का मिड निकालना होता है तो आप उन 2 नंबर्स को ऐड करते हो और 2 पे डिवाइड करते हो, ठीक है। ऐसे आपने यहाँ पर भी ये काम करना है। So we will make statement as the required number is the mean of 2 given numbers। ये जो दो नंबर आपको गिवन है इनका जो मीन होगा वो भी हमें रिक्वायर्ड है, मतलब इन दोनों का मिड। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 3/4, ठीक है, प्लस 5/9। इन दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, मतलब इन दोनों का आपने हाफ ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो उसके मिड वाला हाफ वाला नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए मिड में साइन प्लस के माइनस आ जाए तो आप उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 4 और 9 का एलसीएम 2 × 4, 9 × 2 1 × 2, 9 × 3 3 are 9 and 3 1 are 3। तो 4 and 9 repeated, 4 9s are 36 3 आएगा। क्लोज द ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2 as it is। अब 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया जाए कि एलसीएम कंप्लीट हो जाता है? 4 9s are 36 होता है। और 9 को किस तरह मल्टीप्लाई किया जाए कि ये एलसीएम कंप्लीट हो जाता है? 9 4s are 36। So 3 into 9 27 plus 5 into 4 20। अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ऐड कर लें। 20 plus 27 47/36 डिवाइड को कन्वर्ट कर लें मल्टीप्लाई में तो क्या होगा? ये इन्वर्ट हो जाएगा। 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर लें। 47 1 × 47 and 2 into 6 12, 2 3 are 6 and plus 1 7। तो 47/72 is the required number, required rational number। जब भी आपको किसी भी नंबर का मिड पूछा जा रहा हो कि इन नंबर्स के बिटवीन कौन सा नंबर लाई करता है तो आप उन नंबर्स को ऐड करते हो और उसका हाफ करते हो तो 2 पे डिवाइड करना पड़ता है। ऐसे ही हमने यहाँ पे भी क्या किया, इन दोनों नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में थे, इनको ऐड किया तो एलसीएम लेना पड़ा। एलसीएम लेने के बाद हमने 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर था वो मिल गया। नेक्स्ट तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें पूछा जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग बिटवीन डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर वेयर p q are the integers and q is not equal to 0। आपको जो नंबर्स अभी दिए हुए हैं डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं वो रिकरिंग दिए हैं। रिकरिंग मींस रिपीटिंग दिए हैं। रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आपको दी हैं और उनको आपने कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 6 के
जो आपके पास नंबर है वो शुड बी रैशनल नंबर, which are always in the form of p by q. Let आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास गिवन नंबर है x की इक्वल है, let x equals to 0.5 और अगर मैं इसको रीराइट करूँ which can be written as, क्योंकि बार का मतलब क्या रिपीटेड वैल्यू, तो इसको मैं x equals to बार ला के 0.555 ऑनवर्ड सो जितने भी आप टाइम से राइट कर रहे हैं ये रिपीटेड वैल्यू है। अपना सीक्वेंस चेंज किए बगैर ये रिपीट हो रही है, तो मैंने इसको इसके साथ कन्वर्ट कर लिया। अब अगला स्टेप क्या होता है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने क्वेश्चन में ये चेक करना होता है कि आपको पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल वैल्यूज दी हुई होती हैं, 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स दी। आपको पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट दिया हुआ है व्हिच इज 0.5, तो जब इसको आप अपनी खेल के देखें डेसिमल फॉर्म कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो पॉइंट की जगह पे आप 1 प्लेस करेंगे और आगे जो नंबर है उस जगह पे 0 प्लेस करेंगे। इट्स मीन ये 10 है, so we have only one digit repeating indefinitely which is 5. Then we multiply this equation with 10 to both sides. अगर यहाँ पे लिखा होता 0.25 तो ये 2 डिजिट्स थे रिपीटेडली जो कि अपना सीक्वेंस रिपीट करते हैं, सपोज कि 252525, अगर ये होता 0.25 बार को आप हटाए तो बनता है 0.252525 इसमें आपको क्या करना पड़ता, इसमें आपको 100 के साथ बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करवाना पड़ता। क्यों? क्योंकि आप जब इस 25 को रिमूव करें डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये 100 से डिवाइड करके आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म आती है। सो पहला स्टेप आपने क्या किया, ये जो आपको डेसिमल फॉर्म दी हुई है बार को हटा के आपने इसका सीक्वेंस रिपीट किया, इसको 0.555 के ऑनवर्ड की फॉर्म में लिखा। अब इस इक्वेशन को आप नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हों उतने जीरोस के साथ आप वो साइड पे मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, तो यहाँ पे 1 वैल्यू थी तो आपके पास 10 बना, तो मल्टीप्लाई विद 10 टू बोथ साइड्स। से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगी 10 into x equals to 10 into 0.0555 ऑनवर्ड, ठीक है। अब अगले स्टेप में और 10x equals to, जब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो फॉर्म आपके पास आएगी ये आएगी 5.555 ऑनवर्ड, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन बन चुकी है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इक्वेशन इसको सेपरेट कर लें, इसको लिख सकते हैं 10x equals to 5 प्लस डेसिमल पार्ट सेपरेट कर लें और इंटीग्रल पार्ट सेपरेट कर लें। 5 इंटीग्रल पार्ट है प्लस लगा डेसिमल पार्ट के 0.555 ऑनवर्ड। अब इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अगर कंपेयर करो इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से, तो इन दोनों इक्वेशंस में ये जो आपके पास वैल्यू है ये रिपीट हो रही है और ये वैल्यू किसकी है, x की है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग 1 एंड पुटिंग इन 2, तो बन जाएगा 10x as it is equals to 5 as it is plus। अब ये जो वैल्यू थी रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, x के साथ, क्योंकि इसकी 0.555 को हमने सपोज करवाया था x के इक्वल, तो मैं यहाँ पे इसको हटा के क्या कहूँगी अब x करूँगी, ठीक है। अब x सेम है, यहाँ पे इस प्लस x को मैं ले जाती हूँ इक्वल के राइट पे, तो ये 10x माइनस x हो जाएगा इक्वल्स टू 5। 10 माइनस 2 कितने होते हैं, 9। वैसे सेम हो तो पहले आपके पास कोएफिशिएंट्स होते हैं वो सॉल्व होते हैं, 9x इक्वल्स टू 5। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको x फाइंड आउट करना था विच इज रैशनल नंबर, तो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड
which is in the form of P by Q and is a rational number. इसी पैटर्न से आपने क्वेश्चन नंबर 2 and 3 भी सॉल्व करना है। सिर्फ वहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट रिपीट हो रहा था, वहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं बोथ साइड को। फिर नेक्स्ट स्टेप वही होगा कि आप सेपरेट कर लें इंटेग्रल पार्ट को, डेसिमल पार्ट को। इंटेग्रल पार्ट रहेगा एज दिस, डेसिमल पार्ट में आप पुट कर लेंगे उस वैल्यू को जो कि आपने सपोज करवाई थी किसी वेरिएबल से x, y, z। पुट करवाने के बाद उनको सेम सीक्वेंस में लेके आ जाएं इक्वल के राइट पे, फिर उनको सॉल्व कर लें और x वेरिएबल को सेपरेट करते हुए आप वैल्यूज को अरेंज कर लें और वही जो वैल्यू आप अरेंज करेंगे x वेरिएबल को सेपरेट करके वही p बाई q की फॉर्म में आपको रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फॉर्म होगी। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। आज 2.1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। लेसन जो आपका नेक्स्ट होगा उसमें हम इंशाल्लाह 2.2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री 9 चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, ठीक है। क्लास प्री 9 का लेक्चर है ये, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का। जैसे कि हमें पता है डायनामिक्स क्या है स्टूडेंट्स, मैं बार बार चैप्टर का आपको कंटेंट का मतलब बता देती हूँ। मोशन की इन डिटेल स्टडी और इसके जितने भी कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स होते हैं मोशन से रिलेटेड, उसको हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। अब आज इस लेक्चर का बहुत एक मेन जो टॉपिक है आपके पास, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसको मैं ये डिफ़ाइन कर देती हूँ कि आपके पास इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अ बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। बेसिकली जो आपके पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है ना स्टूडेंट्स, वो डील करता है इनर्शियल प्रॉपर्टी के साथ मैटर की। अब इसकी डेफिनेशन आपको क्या बताती है, पहले उसको मैं थोड़ा आसान वर्ड्स में बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो बेसिकली कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं फर्स्ट लॉ में। तो स्टूडेंट बेसिकली फ़र्स्ट लॉ आपके पास ये देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया एक टेबल के ऊपर आपने एक बुक रख दी, तो जब तक आप कोई ख़ुद से एक नेट फोर्स एक्ट नहीं करवाते, कोई एक्स्ट्रा फोर्स उस बुक के ऊपर एक्ट नहीं करती, तब तक आप देखेंगे वो अपनी कोई पोजीशन चेंज नहीं करेगी। वो उस वक्त तक उसी रेस्ट की पोजीशन में टेबल पे रहेगी जैसे कि वो पड़ी हुई थी, ऐसा ही है। तो इट मीन्स के जब तक हम कोई भी एक्ट नहीं करवाते ना नेट फोर्स किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट पे जो रेस्ट पोजीशन में होती है, तब तक वो किसी भी तरह से मूवेबल नहीं हो सकती, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम ये बात इस तरीके से करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कभी भी ख़ुद से स्टॉप नहीं होती किसी पॉइंट पे, बशर्ते ये कि आपके पास अगर इस तरह से एग्जांपल है कि अगर आपने एक बॉल को रोल करवाया, आपने दो सरफेसेस को एक्सपेरिमेंटली ले लिया, एक आपके पास रफ़ ग्राउंड था और एक आपके पास स्मूथ ग्राउंड का मतलब बिल्कुल हमवार किस्म की ज़मीन। और जो रफ़ ग्राउंड था वो जैसे पिट्स एंड बम्प्स, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत खुरदरी किस्म की ज़मीन होती है, इस तरह की होगी, ठीक है। आपने एक बॉल को रोल करवाया। अब ऑब्वियसली आप देखेंगे जो पिट्स एंड बम्प्स वाली जो ऊंच नीच जिसमें आ रही है, तो रिकावट उसके अंदर बनेगी नेचुरली, यानी कि आपने ख़ुद से कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं इम्पोज करवाई थी, बल्कि जो रफ़ सरफेसेस होती हैं ना वो ख़ुद से एक फ्रिक्शन ऑफ़र कर रही होती हैं, रिकावट का बाइस बनती हैं। किसी न किसी रिकावट की बाइस जो बॉल आपने रोल करवाई थी वो उस सरफेस पे स्टॉप कर जाएगी। लेकिन जो आपने स्मूथ सरफेस पे बॉल रोल करवाई थी ना, जब तक कि आप उसके ऊपर कोई ऐसी फर्दर एक्स्ट्रा फोर्स नेट फोर्स अप्लाई नहीं करवाते, आप देखेंगे कि वो बॉडी स्टॉप नहीं होगी, ऐसा ही है ना। तो इट मीन्स के बेसिकली जो आपके पास नेट फोर्स होती है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके ऊपर भी कि हम बॉडी को स्टॉप करवाने में या स्टार्ट करवाने में एक हेल्प देते हैं, ठीक है। यानी कि जब तक कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती बॉडी पे, तो ना तो हम उसको किसी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ना तो हम एक मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको जैसे मैंने बता दिया कि इनर्शियल प्रॉपर्टी से डील करती है। इनर्शिया कौन सी प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। यानी कोई भी बॉडी जो साकिन हालत में, हरकत की हालत में होती है, उसके अंदर किसी वजह से कोई ऐसी, जैसे रेजिस्टिव फोर्स अभी हमने यहाँ बात की कि जो आपके पास रफ सरफेस थी उसमें फ्रिक्शन थी ना, इस तरह कोई भी जो फोर्स रिकावट का बाइस बन जाती है, वो बेसिकली जो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करती है वो इनर्शियल प्रॉपर्टी और फर्स्ट लॉ इसके साथ डील करता है।
इसके एग्जांपल्स हम बहुत सारी डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स देखें आप लोग कभी कि आप किसी व्हीकल में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप देखते हैं कोई यू टर्न आता है, कोई शार्प टर्न आता है, तो एकदम से जब वो टर्न लेती है ना आपकी व्हीकल, तो बेसिकली क्या होता है कि आप एक तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। वो जो आपकी बॉडी एकदम से एक साइड पे मूव कर जाती है ना, तो बेसिकली वहाँ पे भी आपके पास जो इम्पोज हो रहा था वो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। सेकेंडली हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास पैसेंजर होते हैं, ठीक है, जो मूविंग बस में खड़े हुए सफ़र कर रहे होते हैं, सडन जर्क की वजह से क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि उनका जो नीचे वाला लोअर पार्ट होता है जो इन कंटेक्ट होता है बस की बॉडी के साथ, तो बेसिकली उनको लगता है कि वो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में था, लेकिन जो अपर पार्ट था उस पर जर्क आने की वजह से वो मूवेबल हो जाता है। तो ये जो एक सडन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन एक नेट फोर्स के अंडर कंट्रोल होती है, ये भी बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल आपके पास हो जाएगी। उसके बाद इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि जब आपके पास विंड डायरेक्शन चेंज होती है ना, विंड मतलब जो चलती हुई हवा होती है, तेज़ हवा चल रही होती है, तो उसमें जो आपके पास काइट्स होते हैं ना, पतंग होते हैं बेसिकली, तो उनकी भी जो हरकत तब्दील हो रही होती है, वो जो फ्लो उसके अंदर आ रहा होता है बेसिकली, वो भी किसकी वजह से आ रहा होता है, यही आपके पास वहाँ पे भी लॉ होगा। उसके बाद जो आप मॉडल रॉकेट लॉन्च करवाते हैं एटमॉस्फेयर में, बेसिकली उसके पीछे भी जो मेन थेरी है वो किसकी है, न्यूटन फर्स्ट लॉ की। इस तरीके से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लॉ है, आपने इसको टेक्स्ट बुक से फुल रीड करना है। इसकी दोनों एग्जांपल्स पहले लिखनी होंगी आपको डेफिनेशन के बाद, एक इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट लेके, एक इन स्टेट ऑफ मोशन लेके, फिर इनर्शियल प्रॉपर्टी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और फर्दर ये जो मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दी हैं आपको बुक से भी इन डिटेल मिल जाएंगी, आपने इस तरह से एग्जांपल्स को आगे मेंशन करना है। होप सो आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।